केस स्टडी को हल करना वास्तविक जीवन की समस्या को हल करने से बहुत कठिन नहीं है। जैसे कि जीवन में प्रत्येक स्थिति या समस्या अपने स्वयं के संबंध में अद्वितीय होती है और वह एक अद्वितीय उपचार की ही मांग करती है। किसी भी केस को हल करने के लिए कोई एक निश्चित और विशेष दृष्टिकोण नहीं होता है। किसी भी केस की कई व्याख्याएं और कई समाधान भी हो सकते हैं। जय हिंद मेरे साथियों, अंत्योदय सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर केस स्टडी को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि एथिक्स की केस स्टडी को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। हल करने के लिए यहाँ पर हम क्रमवार रणनीति का परिचय देंगे और देखेंगे कि बिंदुवार रूप से क्रमबद्ध हम किस प्रकार केस स्टडी को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार के विभिन्न ज्ञानवर्धक वीडियो को निरंतर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रणनीति को। उसमें देखते हैं सबसे प्रथम बिंदु को, जो कि है सिलेबस को याद करने के लिए। सिलेबस को याद हमें क्यों करना है, सिलेबस को याद करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु है जो सबसे प्रमुख भी है, यह है पूर्वानुमान लगाने के लिए। पूर्वानुमान से यहाँ पर मतलब है कि सिलेबस हमें यह बताता है, यह पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रेरित करता है कि कौन सी केस स्टडी पूछी जाने की संभावना सबसे अधिक है। यह सबसे पहली बात हुई। दूसरा बिंदु है रूपरेखा को तैयार करने में। यह रूपरेखा प्रश्न की भीतरी संरचना के रूप में है। सिलेबस ही हमको यह बताता है कि प्रश्न की भीतरी संरचना किस प्रकार की हो सकती है और आपको उत्तर की संरचना किस प्रकार की देनी है। अगला बिंदु है शब्द भंडार के रूप में। जो सिलेबस होता है वह हमें सहायक शब्दावली प्रदान करता है। जैसे कि बहुत सारे मूल्य हैं, मूल्यों की लिस्ट उसमें दी गई है, बहुत सारे कर्तव्य हैं, उनकी लिस्ट दी गई है। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हमको सिलेबस से ही मिल जाते हैं। दूसरा बिंदु है विविध आयाम का। इसका अर्थ यह है कि सिलेबस में जिन जिन बिंदुओं का वर्णन किया गया है वह हमारे प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए आयाम है। इसलिए हम उत्तर लेखन के क्षेत्र को उन बिंदुओं पर विस्तार दे सकते हैं। इसी के साथ सिलेबस हमको नैतिकता की झलक भी प्रदान करता है, जो कि प्रश्न को नैतिक रूप से सुसज्जित करने में हमारी मदद करता है। इसी तरह अन्य सहायक सामग्रियां भी सिलेबस के द्वारा ही हमें प्राप्त होती हैं, जैसे कि उत्तर को किस सीमा तक लिखना है, क्या क्या उत्तर में लिखना है और किस प्रकार उत्तर में झलक होनी चाहिए कि किस प्रकार एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के आप लायक हैं। इस प्रकार सहायक सामग्री हमें सिलेबस प्रदान करता है। चलिए बात करते हैं दूसरे बिंदु पर, जो कि है 2 बार पढ़ने के रूप में। 2 बार पढ़ने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि 2 बार क्यों पढ़ें। सबसे पहला बिंदु है समझने के लिए। समझना क्यों है? समझना अर्थात समस्या को बेहतर तरीके से जानने के लिए हमें प्रश्न को 2 बार पढ़ना चाहिए। यदि हम किसी प्रश्न को या जो केस दिया है उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे यदि हम उसको 2 बार पढ़ेंगे तो। दूसरा बिंदु है कि यह हमें स्रोत प्रदान करता है। स्रोत से अर्थ है कि परिच्छेद ही हमारा जो डाटा है, जो भी उसमें समस्या बताई गई है, जो भी सामग्री है, उसका एकमात्र स्रोत केवल वह प्रश्न ही होता है। इसलिए वह हमारा बहुत अच्छा स्रोत है। दूसरी बात है पहचान। पहचान किसकी? तो पहचान जो केंद्रीय समस्या है, जो केंद्रीय मुद्दा उठा हुआ है, उसकी पहचान। दूसरी बात है कि वह मुद्दा क्यों उठा है, कैसे उठा है, यह पहचान करने में। साथ ही समस्या के कारणों एवं उसके प्रभावों की पहचान करने के लिए हमें प्रश्न को 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। बात करते हैं तीसरे बिंदु की, जो कि है की पॉइंट्स को छांटने के लिए। की पॉइंट्स को हमें क्यों छांट लेना चाहिए, यह कैसे हमारी मदद करते हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है टकराव। हम यहाँ पर उन बिंदुओं को शॉर्ट नोट अर्थात रफ एक पेज हम बनाएंगे मेंस की कॉपी में, उसमें लिखते जाएंगे, जो कि हमारी सहायक सामग्री के रूप में कार्य करेगा और हमें मार्गदर्शन देगा कि इन बिंदुओं को हमें अवश्य ही इस प्रश्न पत्र के उत्तर लेखन में इंक्लूड करना है। जो केस स्टडी हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें यह बिंदु दिखने चाहिए। तो यहाँ पर हमको देख लेना है टकराव, कि किस किस के हितों का टकराव हो रहा है, किस प्रकार उनका टकराव हो रहा है, द्वंद्व कहाँ पर निर्मित हो रहा है, वह हमें टकराव में लिख लेने हैं। अगला बिंदु है स्थितियों के बारे में। स्थितियां अर्थात वह कौन सी स्थितियां थीं जिनके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई, कौन सी स्थिति वहां पर निर्मित हो रही है कि विवाद उत्पन्न हो रहा है। इन स्थितियों को हमें लिख लेना चाहिए। तीसरा बिंदु है पद प्राधिकरण का।
पद प्राधिकरण से आशय है कि उस केस में जो आपका पद बताया गया है वह पद प्राधिकरण है। इसकी महती भूमिका हो सकती है, जैसे कि उसमें कहा गया है कि आप किसी जिले के कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, एसपी हैं, या जो भी पद आपको दिया गया है वह पद आपको आपकी अथॉरिटी बताता है। वह बताता है कि आपकी शक्तियों की सीमाएं क्या हैं, आपका कार्यक्षेत्र क्या है। उसी तरह आप केस की समस्या का निपटान करेंगे। यह पद प्राधिकरण है जो कि आपको की पॉइंट्स में प्रमुख रूप से लिख लेना है। हमें की पॉइंट्स क्या मदद देते हैं? वो मदद करते हैं हमारी किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए मजबूत पकड़ प्रदान करने में। इस प्रकार हम उन प्रश्न को, उस केस स्टडी को ज़्यादा अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। दूसरी बात है कि हम उस प्रश्न की सीमाओं का आकलन कर सकते हैं की पॉइंट्स के माध्यम से। इसी तरह की पॉइंट्स बनाना जरूरी होता है। हम देख लेते हैं चौथा बिंदु, जो कि है प्रभावितों की खोज। प्रभावितों की खोज करने से क्या आशय है? प्रभावित वर्ग अर्थात ऐसे लोग जो कि उस अनुच्छेद में, उस परिच्छेद में किसी वंचित वर्ग के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसे कि कोई महिला हो सकती है, कोई निःशक्तजन हो सकते हैं, या कोई दलित भी हो सकते हैं। इसके अलावा वृद्ध, बच्चे, महिलाएं, निःशक्तजन, विधवा आदि कोई भी वर्ग हो सकता है जो कि प्रभावित वर्ग में आ सकता हो। प्रभावित वर्ग की पहचान करने के बाद हमें उनकी समस्याओं का पता लगाना है, जो कि उस केस में दी गई हों और ना दी गई हों उनको भी। उसके बाद उनकी समस्याओं का निपटान हेतु एक रणनीति प्रदान करनी है और उनको सामाजिक न्याय प्रदान कराना है। यह प्रभावितों की खोज करने के लिए आवश्यक है। प्रभावितों की खोज करना आपके सिविल सेवक होने की प्रायिकता को बहुत गुना बढ़ा देता है। इसे चेक करने वाले को यह लगता है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि पांचवा मुख्य बिंदु है। उसका टाइटल है दुविधा मूल्य एवं मुद्दों की पहचान। तो दुविधा मूल्य मुद्दों की पहचान हमको क्यों करनी चाहिए? सबसे पहले हम देखते हैं दुविधा की पहचान। किसी भी केस स्टडी में बहुत प्रकार की दुविधाएं पूछी जा सकती हैं। किसी भी प्रकार की दुविधा पूछे जाने पर आप उसकी पहचान करके उसे अलग लिख लें। यहाँ पर हम कुछ दुविधाओं का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक नैतिकता का द्वंद्व आ सकता है। उदाहरण में यदि देखें तो कोई ईमानदार वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कि घरेलू हिंसा में संलिप्त हैं, तो आपकी व्यावसायिक नैतिकता बनती है कि वो ईमानदार एवं वरिष्ठ है, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करें। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह घरेलू हिंसा में संलिप्त होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि घरेलू हिंसा के विरुद्ध अपनी आवाज को प्रबल रूप से उठाएं। यहाँ पर यह द्वंद्व है। दूसरी बात है बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की दुविधा। जैसे कि यदि कोई विकास करना चाहता है तो वहां पर पर्यावरण की क्षति होना तय है। यहाँ पर यह दुविधा है कि आप विकास को रोकेंगे या पर्यावरण की क्षति को रोकेंगे। विधिक बनाम नैतिक दुविधा। जैसे कि कोई दवा निर्माता कंपनी है, वह लाभ उठाने के लिए आपातकाल की स्थिति में मूल्यों की वृद्धि कर देती है। कर्तव्य बनाम सार्वजनिक हित। इसमें आप कर्तव्य को मानेंगे या सार्वजनिक जो हित है, जो सभी लोगों के हित में है, उसे मानेंगे। जैसे कि यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी है, वह आपको कोई अन्य आदेश दे देते हैं एवं एक तरफ आपके पास निसहाय लोगों की सहायता का प्रश्न उठता है, तो आप किसे मानेंगे? यह कर्तव्य एवं सार्वजनिक हित की दुविधा होती है। अब हम देख लेते हैं मुद्दों की पहचान। अब बहुत से स्टूडेंट्स का यह प्रश्न उठता है कि मुद्दा क्या होता है? तो मुद्दा वह उलझन वाली विचारणीय बात होती है जिसका निराकरण सहज में ना हो सके, या दूसरे शब्दों में बात करें तो वह विचार जिसे पूरा करने के लिए कोई दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई काम किया जाए, वह मुद्दा होता है। मुद्दे की पहचान आप संवैधानिक मुद्दे के रूप में कर सकते हैं, नैतिक मुद्दे के रूप में कर सकते हैं, या फिर सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दे के रूप में भी कर सकते हैं। इस प्रकार मुद्दे किसी भी रूप में आपके समक्ष आ सकते हैं। तो उस केस स्टडी में आप मुद्दों की पहचान कर लें, क्योंकि एमपीपीएससी के केस स्टडी में सीधा ही यह पूछ लिया जाता है कि इस प्रश्न में कौन कौन से मुद्दे सम्मिलित हैं, मूल्यांकन कीजिए। और बहुत बार तो मूल्य भी पूछे जाते हैं। अब मूल्यों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? मूल्यों की पहचान आप मानवीय मूल्य, प्रशासनिक मूल्य या नैतिक मूल्यों के रूप में कर सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में ही वर्णित हैं। यह मूल्य कैसे हो सकते हैं? उदाहरण के रूप में देखें तो ईमानदारी हो गया, सत्यनिष्ठा हो गया, सहिष्णुता हो गया एवं कर्तव्यनिष्ठा हो गया। इस प्रकार आप मूल्यों को क्रमबद्ध रूप से लिख सकते हैं। इन्हें लिखने के लिए आप एक मॉडल फॉलो करें, जैसे कि किस प्रकार किस मूल्य को किस रूप में प्रभावित किया जा रहा है। जैसे कि किसी केस स्टडी में सत्यनिष्ठा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, तो सत्यनिष्ठा प्रभावित होने वाले मूल्य को आप सबसे पहले लिखें।
क्योंकि यदि जिस मूल्य में सत्यनिष्ठा प्रभावित हो रही है और उसे आप सबसे आखिर में लिखते हैं, तो चेकियर पर यह प्रभाव पड़ता है कि आपको लिखने के तरीके का ज्ञान नहीं है। इसलिए आप उनको क्रमवार रूप से लिखें। जैसे कि किसी केस में सत्यनिष्ठा सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है तो वह सबसे पहले, उसके बाद ईमानदारी प्रभावित हो रही है तो फिर ईमानदारी, फिर सहिष्णुता, फिर कर्तव्यनिष्ठा। इस प्रकार से आप यदि प्रश्न को लिखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। यहाँ पर हमने देख लिया मूल्यों की पहचान की लिस्ट। इसके बाद देख लेते हैं पार्ट 6, जो कि अगला बिंदु है। इसमें हम करेंगे विकल्पों की खोज। अब विकल्पों की खोज किस प्रकार से कर सकते हैं तो उसको हम देखेंगे। हमको किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करते समय अधिकतम से अधिकतम विकल्पों को खोजना है। उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को खोजना है जो कि सर्वोत्तम विकल्प है, वह जो सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। वह विकल्प न्याय संगत हो, विधिक रूप से संपन्न हो एवं समाज की आकांक्षाओं से संबद्ध हो, नैतिकता के अनुरूप, समस्या के समाधान से युक्त एवं भविष्य के लिए लाभकारी हो। साधारण सी भाषा में इसका अर्थ है कि वह विकल्प सामाजिक न्याय से परिपूर्ण हो एवं भविष्य के लिए भी लाभकारी हो। इस प्रकार हमको विकल्पों की खोज करना है और एक सर्वोत्तम विकल्प को छांट कर रख लेना है, क्योंकि प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा और आप किस कार्यवाही का अनुसरण करेंगे। तो कार्यवाही का अनुसरण पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हम सहायता किस किस से ले सकते हैं। सहायता से अर्थ है कि जो सॉल्व हम करते हैं केस स्टडी को, उसमें हम कौन कौन से सॉल्विंग टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, इनको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले संविधान का उपयोग करें। यदि संविधान वहां पर फिट हो रहा है, उस केस में वो स्थितियां निर्मित हो रही हैं जहां संविधान की सहायता ली जा सकती है, तो आप चूकें नहीं, क्योंकि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। यदि इसके बाद भी आवश्यकता पड़े तो कानून एवं नीतियों का आप सहारा ले सकते हैं, क्योंकि समय की मांग एवं समय की आकांक्षाओं के अनुरूप ही कानून एवं नीतियां तैयार की जाती हैं। आपके सिलेबस में विचारक एवं दार्शनिकों का वर्णन भी किया गया है। इसके द्वारा आयोग यह अप्रत्यक्ष रूप से बताना चाहता है कि आप केस स्टडी में दार्शनिक एवं विचारकों का भी उपयोग कर सकते हैं। दार्शनिक और विचारक कठिन परिस्थितियों में नैतिक दुविधा के निपटान के लिए उनके विचार आवश्यक रूप से प्रदान करते हैं, इसलिए आप उनका वहां पर उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपको इस सामग्री का उपयोग नहीं होते दिखाई दे रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान की संरक्षक एवं लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है। यहाँ पर आप इनका उपयोग सामग्री के रूप में कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु पर, जो कि है कार्यवाही। प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि आप किस कार्यवाही का अनुसरण करेंगे। तो सर्वोत्तम कार्यवाही कैसी होनी चाहिए? सर्वोत्तम कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए जो कि नैतिक हो, विधिक हो, यानी कि वह उस समस्या के अनुरूप लीगल स्टैंड रखती हो, जिसमें कोई अनैतिक या अविधिक रूप से कोई कार्यवाही ना की जा रही हो, और वह समाधान की ओर हो। कार्यवाही आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी एक समस्या का तो समाधान कर रही है, लेकिन साथ ही में वह 4 समस्याओं को और ज्यादा उजागर कर रही है और ज्यादा उनको प्रेरित कर रही है। इस प्रकार केस स्टडी की सर्वोत्तम कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की ओर प्रेरित हो। जैसे कि कोई कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए जिसमें अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख समाहित हो। दीर्घकालीन सुधारक हो, वह कार्यवाही दीर्घकाल के लिए आपको सुधार प्रदान कर सकती हो एवं भविष्य के लिए प्रेरणा एवं सीख प्रदायक हो। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि एक कोई वृद्ध महिला है जो कि मंदिर के किनारे अपनी एक छोटी सी दुकान लगाती है और आप एसडीएम के पद पर हैं, आपको आदेश मिलता है कि उसकी दुकान को हटवाएं, विकास कार्य करवाने हैं। तो इसके समाधान में आप लिख सकते हैं कि उस महिला को हटाने के लिए मैं विधिक रूप से स्टैंड लूंगा और साथ ही मैं उसके अन्य जगह पर जीवन यापन करने योग्य दुकान चलाने के लिए सहायता प्रदान करूंगा। सहायता प्रदान कैसे करूंगा? तो जो योजनाएं चल रही होंगी उनके माध्यम से उसे सहायता प्रदान करूंगा और साथ ही मैं उसके लिए एक स्थान का निर्धारण करूंगा और यह प्रचार करूंगा कि अन्य लोगों की भी जो दुकानें हैं इस प्रकार से वो समस्या से यदि ग्रसित हैं तो इस योजना का लाभ उठाएं और अपने व्यवसाय को जीवन यापन करने योग्य बनाएं। इस प्रकार के सॉल्यूशन में आप लीगल स्टैंड ले रहे हैं, नैतिक भी हैं, समाधान की ओर भी प्रेरित हैं। इससे और लोगों को समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। इसमें अधिकतम लोगों का सुख भी है, क्योंकि विकास भी हो रहा है और उस बूढ़ी अम्मा का काम भी चल रहा है।
यह दीर्घकालीन सुधार है क्योंकि अन्य लोगों की भी इस प्रकार की दुकानें हैं तो वह नीतियों का लाभ ले पा रहे हैं और भविष्य के लिए प्रेरणा एवं सीख प्रदायक तो यह है ही क्योंकि इसमें भविष्य के लिए भी हमने प्रावधान कर दिया है कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार आपकी कार्यवाही होगी तो निश्चित तौर पर उसमें प्रशासनिक झलक होगी। अब देख लेते हैं कि कार्यवाही में क्या झलकना चाहिए। कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए जो कि समस्या पर लक्षित हो, वह जनहितैषी हो। आप रणनीति द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय रणनीति को फॉलो करें। यह बात आपको समझ में नहीं आई होगी। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई आतंकवादी घटना होने वाली है या किसी को गिरफ्तार करना है, एनकाउंटर करना है, तो वहां पर आप एक ऐसी रणनीति बनाएं जो कि यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसे संभाल सकें। जैसे कि आतंकवादी घटना है, उनको पकड़ना है, एनकाउंटर करना है, तो आप स्वास्थ्य सेवाओं को साथ में रखें। यदि वहां पर आग लगाने की आवश्यकता हुई तो आग आपने लगा दी, उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करें। इस प्रकार की रणनीतियां द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय रणनीतियां कहलाती हैं। आप इनका प्रयोग अवश्य करें। इससे एक बेहतर समझ एवं अनुभव परीक्षक को दिखाई देता है। इसके बाद कार्यवाही आपकी प्रभावी एवं कारगर होनी चाहिए। आप जो कार्यवाही प्रदान कर रहे हैं वह प्रभावी एवं कार्यकारी होनी चाहिए। इस प्रकार की कार्यवाही ना लिखें जो कि बचकानी हो या मजाकिया प्रकार की हो। इस प्रकार से यदि आप केस स्टडी को हल करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं इस प्रश्न का सारांश जो कि हमने पूरी वीडियो में पढ़ा है। यहाँ पर सारांश बताने का उद्देश्य यह है कि आपको इस वीडियो का पूरा जो भी हमने पढ़ा है वह एक साथ रिकॉल हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था सिलेबस को याद करना। सिलेबस को याद क्यों करना है? क्योंकि वह हमारे प्रश्न पत्र को पूर्वानुमानित करता है एवं शब्द भंडार को प्रदान करता है और सहायक सामग्री भी हमको देता है। दूसरा बिंदु था हमको प्रश्न को 2 बार पढ़ना है क्योंकि वह हमें समझने में बहुत ज़्यादा लाभ देता है। तीसरा पॉइंट था की पॉइंट्स निकालना। की पॉइंट्स को क्यों निकालना है? क्योंकि की पॉइंट्स हमें पद प्राधिकरण, स्थितियां एवं टकराव की जानकारी दे सकते हैं और प्रश्न पत्र को हल करने के लिए मजबूत पकड़ प्रदान करते हैं। चौथा पॉइंट था प्रभावितों की खोज का। प्रभावितों की खोज उनकी समस्याओं के निपटान एवं सामाजिक न्याय को प्रदान करने हेतु आवश्यक है। पांचवा हमारा प्रश्न पॉइंट था दुविधा मूल्य एवं मुद्दों की पहचान। इस प्रकार दुविधा मूल्य मुद्दों की पहचान हमको प्रश्न को सीधे हल करने में मदद करती है। अगला हमने देखा था अधिकतम विकल्पों का खोज करना। अधिकतम विकल्पों की खोज एवं उसमें से सर्वोत्तम विकल्प की खोज हमको कार्यवाही को मूर्त रूप देने में मदद करती है। अगला बिंदु था सर्वोत्तम विकल्प खोजना जो कि हमने देख लिया है। इसका अगला बिंदु था नियम कानून संविधान अनुकूल। इसका मतलब है कि हम जो विकल्प हम ले रहे हैं उनमें जिस सामग्री का प्रयोग करेंगे वह नियम कानून एवं संविधान के अनुकूल होनी चाहिए। अगला बिंदु था सर्वोत्तम कार्यवाही किस प्रकार हम कर सकते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हमने यहाँ पर देखी थी। इस प्रकार यदि आप केस स्टडी को हल करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। हमने केस स्टडी को हल करने के लिए पूरी रणनीति का यहाँ पर चर्चा की और हमने देखा कि क्रमवार रूप से हम किस प्रकार केस स्टडी को हल कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से आप केस स्टडी को हल करेंगे तो निश्चित तौर पर 35% कंटेंट के साथ, 35% डाटा के साथ आप 35% अपनी मेहनत को यदि जोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर 70% तक अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें हानि हमको नहीं होती है क्योंकि यदि आप बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रदान करते हैं तो एथिक्स में नंबर भी बहुत अच्छे मिलते हैं और एथिक्स में नंबर बहुत अच्छे कटते भी हैं। इसीलिए आप इस प्रश्न पत्र की अच्छे से तैयारी करें और इस परीक्षा में उत्तीर्ण हों, सफल हों और एक बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त करें। इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप इस वीडियो की इस प्रकार की श्रृंखला को देखते रहिए क्योंकि आगे हम इसमें बहुत सारी केस स्टडीज़ को भी चर्चा करने वाले हैं। अब इस वीडियो के बाद निरंतर रूप से एक केस स्टडी को यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा और उसका आदर्श उत्तर भी आपको प्रदान किया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।